अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़राज़ अहमद एंड वेलकम बैक टू एनएस कम्पिटिटिव हब। कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट फ़िलासफ़र दैट इज़ थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़िलासफ़र है हमारे पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और इन्हीं के साथ हमारे जो ओवरलैप करते हैं वो हमारे जॉन लॉक और जीन जैक रूसो हैं। ये तीनों फ़िलासफ़र जो हैं सोशल कंट्रेक्चुअल फ़िलासफ़र के नाम से मशहूर है, और इनकी जो फ़िलासफ़ी जो क्वेश्चन आता है हमारे पेपर के अंदर वो भी हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के हवाले से आता है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन तीनों के कंटेम्प्रेरी टाइम्स क्या थे, इन तीनों की थ्योरीज़ क्या थी, इनको समझना डिटेल के अंदर बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक अच्छा इंसाइट हो आपके पास इन तीनों के बारे में, ताकि आप क्वेश्चन का आंसर जो है वो बहुत ही एलेबोरेटिव और बहुत ही डिटेल के साथ लिख सकें। थॉमस हॉब्स से जब शुरू करते हैं तो थॉमस हॉब्स को मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जब भी आपने किसी फ़िलासफ़र को पढ़ना है तो आपने उसके कंटेम्प्रेरी टाइम को एनालाइज करना है कि वो जिस टाइम पैदा हुआ, जिस टाइम उसके कंटेम्प्रेरी हालात चल रहे थे, तो क्या हालात थे जिसकी वजह से, क्योंकि उन हालात का इन्फ्लुएंस होता है आपके फ़िलासफ़र के ऊपर। हॉब्स जो हैं वो पैदा होते हैं हमारे 1588 के अंदर, और इनकी डेथ होती है 1679 के अंदर। 1588 में पैदा होते हैं, यानी कि 16th सेंचुरी के लास्ट डेकेड के अंदर ऑलमोस्ट इनकी पैदाइश हो रही है, एंड 1769 और पूरा इन्होंने टेन्योर देखा 17th सेंचुरी का, तब जाके इनकी डेथ होती है। और इसी के अंदर जो हालात चल रहे थे उसका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आपके थॉमस हॉब्स के ऊपर। अब बात क्या है कि यहाँ पर पहले समझ लें सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है एक एग्रीमेंट है, एक बॉन्ड है, एक कोवेनेंट है बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड। ठीक है, अवाम और हुक्मरान के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसको हम कहते हैं, जिसमें आपकी जो अवाम है वो अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स, अपने कुछ नेचुरल राइट्स ट्रांसफ़र करते हैं किसी एक गवर्नमेंट को या किसी एक बंदे को, कि अब से हम इस चीज़ को मेंटेन करने के ज़िम्मेदार नहीं हैं, आपने इस चीज़ को मेंटेन करना है। तो जब इस तरह के एग्रीमेंट में हम लोग जाते हैं तो इसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि मेरे पास एक मेरा नेचुरल राइट है दैट इज़ एजुकेशन का, मैं अब एजुकेशन का राइट ट्रांसफ़र करता हूँ आपके। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने मुझे एजुकेट करना है, आपने मेरे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना है, हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाना है। ये सारी कॉनोटेशंस के अंदर हम बात करते हैं, इसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हॉब्स पैदा होते हैं हमारे इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर जब पैदा हुए तो उस टाइम के इंग्लैंड के हालात समझना बहुत ज़रूरी है। इंग्लैंड के अंदर जब आपके हॉब्स पैदा हुए तो वहाँ पर 1618 के अंदर 30 ईयर वॉर शुरू हुई। 1618 में 30 ईयर वॉर शुरू हुई आपके इंग्लैंड के अंदर। 30 ईयर वॉर एंड होती है 1648 के अंदर। 1648 के अंदर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया होती है, जिसके तहत आपकी जो 30 ईयर वॉर है इन द यूरोप वो एंड होती है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है दो। नंबर वन इज़ द वेस्टफेलियन सॉवरेनिटी, कि सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे वेस्टफेलिया से आया, कि अब वहाँ पे यूरोपियन स्टेट्स ने आपस में ये इत्तफाक कर लिया कि अब से हम एक दूसरे के स्टेट के अंदर विदाउट एनी कॉज इन्वेड नहीं करेंगे, एक दूसरे की सॉवरेनिटी को, आज़ादी को रिस्पेक्ट करेंगे। इसे कहते हैं वेस्टफेलियन सॉवरेनिटी, या सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया ही वहाँ से, नंबर वन। नंबर टू, आपकी जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया थे उसके ज़रिए से मोनोपोली एंड कर दी आपके रिलीजन की विद इन द पॉलिटिक्स, कि आपका रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करेगा। मतलब कि सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया, वेस्टफेलियन सेकुलरिज्म इसको हम कहते हैं, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया गया। ये जो कॉन्सेप्ट जब आ गए 1648 के अंदर, तो हमारे पास इंग्लैंड के अंदर जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम था। पार्लियामेंट वहाँ पर मौजूद थी, हाउस ऑफ कॉमन्स था लोअर हाउस, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स था अपर हाउस, और वहाँ पे एक मोनार्क था। लेजिस्लेटिव के सारे काम, लेजिस्लेचर के सारे काम आपका जो है वो पार्लियामेंट परफॉर्म करती थी, और एग्जीक्यूशन के सारे काम आपका किंग परफॉर्म करता था, और वो जाए बगाए जो है अपनी पार्लियामेंट के साथ क्लब अप करता था। अब जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई तो यहाँ से पार्लियामेंट को अंदाज़ा होगा कि अब दूसरी नेशंस जो है हमारी नेशन में इन्वेड नहीं करेगी, मतलब वॉर का कॉनोटेशन थोड़ी सी रिफ्यूट हो गई, नंबर वन। नंबर टू, जो रिलीजन की इन्वॉल्वमेंट थी इन द पॉलिटिक्स उसको भी रिफ्यूट जब समझा, तो पार्लियामेंट ने यहाँ पर आकर अपनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के लिए किंग से राइट्स मांगना शुरू कर दिए कि हमें ये राइट भी दो, हमें इतनी आज़ादी दो, हम लॉ भी बनाए, हम उसको एग्जीक्यूट भी करें, मैनी मोर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब किंग ने ये सारे फंडामेंटल राइट्स देने से मना कर दिया, तो यहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हुई विद इन द इंग्लैंड। इस सिविल वॉर के अंदर जो किंग था हमारे पास वो किंग चार्ल्स वन था, किंग चार्ल्स वन वॉज द किंग, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट थी। और आपकी जो पार्लियामेंट है, आपकी जो फौज है, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक थे रॉयलिस्ट जो के किंग को सपोर्ट करते थे, और एक थे लॉयलिस्ट जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे। इसी असना के अंदर जंग चलती रही, और जंग चलने का नतीजा क्या हुआ कि आपके अल्टीमेटली किंग को जो है, मोनार्क को जो है वो कत्ल कर दिया गया।
जब कत्ल हुआ मोनार्क तो थॉमस हॉब्स की बुक के मुताबिक ही वाज जस्ट अ किलोमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट वेयर द किंग वाज स्लॉटर्ड। अब ये जो सीन आपके हॉब्स ने अपनी आंखों से देखा तो इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया आपके थॉमस हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी के ऊपर। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो किंग का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि किंग इज़ ऑल सोवरन, किंग इज़ द वेसिजेंट ऑफ गॉड ऑन अर्थ फॉर अस, कि किंग जो है हमारे ऊपर खलीफा है खुदा का, और हम इस खलीफा को जो है नहीं निगेट कर सकते इतनी आसानी से, हम इसको मारना तो बहुत दूर की बात है। तो जब ये इंसिडेंट क्लियर हुआ तो हॉब्स ने कहा कि यार ये काम कुछ ठीक नहीं हुआ और इसको मैं अप्रिशिएट नहीं करता। तो उसकी टोटल फिलॉसफी जो है इसी इंसिडेंट के रिवॉल्व अराउंड करती है, और यहाँ पे जो डिफरेंट कॉनोटेशंस आती हैं उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, वो इसी तरीके से थोड़ा सा पेसिमिस्टिक अप्रोच कह लें या थोड़ी सी जो है हार्ड लाइनर जो है वहाँ पे फिलोसफर हॉब्स जो है उसने अटेन की अपनी फिलॉसफी के अंदर। अल्टीमेटली आगे जब चलेंगे 1651 के अंदर आपका मार्शल अ काइंड ऑफ मार्शल लॉ लगा, मतलब कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था उस टाइम इंग्लैंड का, उसने अपने आप को लॉर्ड प्रेसिडेंट का दर्जा दिया और ही बिकेम द एग्जेक्टिव पावर होल्डर इन द यूके, और वहाँ पे पार्लियामेंट काम करती रही। 1651 से 1658 तक ओलिवर क्रॉमवेल द लॉर्ड प्रेसिडेंट रूल। 1658 के अंदर जब उसकी डेथ हुई तो वहाँ से पार्लियामेंट को यह एहसास हुआ कि हम किंग के बगैर नहीं चल सकते, तो दोबारा से किंग चार्ल्स II द ब्रदर ऑफ द किंग चार्ल्स I उसको दोबारा तख्त पर बिठा दिया गया और दोबारा से मोनार्की रिवाइव हुई यूके के अंदर। तो दैट इज़ अ पीरियड ऑफ 7 to 8 ईयर जब अमेरिका यूके के अंदर आपकी मोनार्की एब्सेंट थी। वो खैर हम आगे डिस्कस करेंगे लॉ के अंदर। यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ, अब यहाँ पर आपके हॉब्स के ऊपर ये निशान पड़ेगा कि इंसान बहुत ही बुरा है। अब यहाँ पर हम जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं तो हमारे पास 5 मेजर हेडिंग्स होती हैं जिसके रिवॉल्व अराउंड हमने अपनी फिलॉसफी को करना होता है, क्योंकि इन 5 मेजर पॉइंट्स को अगर आप समझ लेंगे चीज़ें लिखना बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले जो थ्योरी है आपकी स्टेट ऑफ नेचर के अंदर वो आती है, आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो आती है आपकी स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर आती है। स्टेट ऑफ नेचर डिपेंड करी होती है कंप्लायंस के साथ चलती है ह्यूमन नेचर के साथ। पहला पॉइंट स्टेट ऑफ नेचर, सेकंड ह्यूमन नेचर, थर्ड फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड द फिफ्थ वन इज द रेवोल्यूशन। ये 5 मेजर हेडिंग्स है जब भी हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएं। अब जब यहाँ पे आते हैं तो अब यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर को देखने के स्टेट ऑफ नेचर क्या है। स्टेट ऑफ नेचर जो है, अब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। स्टेट ऑफ नेचर वो वक्त है जब दुनिया के अंदर एक इंसान को नहीं पता था कि मेरे जैसा दूसरा इंसान भी मौजूद है। ठीक है, एक इंसान फॉर एग्जांपल अगर मुल्तान में रह रहा है, दूसरा लाहौर में रह रहा है, तीसरा साहिवाल में रह रहा है, तो इन तीनों को नहीं पता कि मुल्तान में भी मेरे जैसा मेरी स्पीशी मौजूद है। ट्रैवल करता रहा, फिरता घूमता रहा, कोई पावर नहीं थी इसको कंट्रोल करने वाली, अकेला था, आज़ाद था। तो एक इंसिडेंट आया जहाँ पर मुल्तान का बंदा लाहौर के बंदे से फर्स्ट टाइम फेस टू फेस आया। अब जब ये फर्स्ट टाइम फेस टू फेस आया, इस स्टेट को कहते हैं, दिस इज द स्टेट ऑफ नेचर के उस फर्स्ट टाइम जब एक बंदे का, जब एक ह्यूमन स्पीशी का दूसरी ह्यूमन स्पीशी के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ, दिस इज द स्टेट ऑफ नेचर। क्योंकि अब तक यहाँ पे नेचर अपना वर्क करी है, कोई आर्टिफिशियल पावर नहीं है आपकी जो है वो बाउंड्री बनाने के लिए, कोई बंदा आपको रूल नहीं कर रहा, कोई फैमिली नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक इंसान दूसरे इंसान के रूबरू आया। दिस इज स्टेट ऑफ नेचर कंसेप्चुअली। अब जब स्टेट ऑफ नेचर की बात करता है तो यहाँ पे ह्यूमन नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जैसे इंसान की खसलत होगी वैसे ही वो रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर अब हॉब्स बताता है हमें ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर के बारे में वो कहता है कि इंसान की जो नेचर है वो बहुत ही ब्रूटल है, नास्टी है, वायलेंट है, वॉरफेयर है, मतलब इंसान इन शॉर्ट बुरा है, जालिम है। अब ये बातें वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने जब देखा कि उसके किंग को बेदर्दी से स्लॉटर कर दिया गया ऑन द रोड, तो लोगों ने ही किया, तो उसने कहा भाई लोग हैं ही बुरे। अब बुरे को जो है रोकने के लिए बड़ा बुरा आना बड़ा जरूरी है। ठीक है, टू बेयर इनजस्टिस इज वर्स देन टू इन्फ्लिक्ट इनजस्टिस। मतलब आप किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हो, ये फिर भी आपके लिए बेहतर है, जुल्म सहना बेहतर नहीं हो सकता। टू इन्फ्लिक्ट इनजस्टिस इज बेटर देन टू बेयर इनजस्टिस। दिस वॉज द फेमस कोट ऑफ हॉब्स। अब हॉब्स ने जो है यहाँ पर आपको जनाबे वाला ह्यूमन नेचर बताई, वो मैंने आपको बता दी कि ह्यूमन नेचर इसने कैसे जो है कंसीव की। ह्यूमन नेचर कंसीव करने के बाद इसने कॉन्सेप्ट दिया लिवायथन का। 3 किताबें इसने लिखी, डी कॉर्पोर, डी कॉर्पोर, लिवायथन, और तीसरी इसकी बुक का नाम है, अल्लाह भला करे आपका, डिसाइव। 3 किताबें लिखी इसने। 1640 में डी कॉर्पोर लिखी, 1642 के अंदर डिसाइव लिखी, और 1651 देखिए 48 के अंदर किंग कत्ल हो रहा है,
1651 के अंदर इसने अपनी बुक जो लेवायथन है उसको फाइनलाइज किया, और ये लेवायथन ही वो नाम है जिसकी वजह से आपका हॉब्स जाना पहचाना जाता है। जिस तरह मैकियावेली द प्रिंस से जाना जाता है, हॉब्स लेवायथन से जाना जाता है, LEVIATHAN, लेवायथन। लेवायथन के अंदर सारी बातें इसने जो है की कि कैसा आपका रूलर होना चाहिए, वो सारी बातें हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आपको मैंने दो कॉन्सेप्ट दे दिए कि आपका स्टेट ऑफ नेचर क्या है और ह्यूमन नेचर क्या है। यहाँ पर अब हमने देखना है कि आपके हॉब्स की, मतलब जो मैंने बातें अब तक की उसको मैं अगर फ्रेम आउट करूँ पॉइंट्स के अंदर, तो मैं उनको 4 पॉइंट्स के अंदर करूँगा जो कि बेसिस ऑफ फिलॉसफी बनती हैं आपके थॉमस हॉब्स की। पहला पॉइंट है इंपैक्ट ऑफ साइंटिफिक मटीरियलिज्म, के लोग जो हैं साइंस के अंदर, जब हॉब्स बड़ा हो रहा था उस टाइम साइंटिफिक मटीरियलिज्म का दौर था, लोग जो है वो फैक्ट्स, डॉगमास, बिलीव्स के ऊपर यकीन नहीं कर रहे थे, वो चीज़ों को डाउट करना शुरू हो गए, क्योंकि रेने डेकार्ट हमारे पास गुजरा, मैकियावेली हमारे पास गुजरा, इन दोनों ने थोड़ा सा रेनेसांस लाने की कोशिश की। हॉब्स ने उन्हीं चीज़ों को टेकअप किया और कहा कि मटीरियलिज्म का दौर है, लोग मटीरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, तो इसने भी कहा कि लोग जब मटीरियलिज्म हो गए तो वहीं से सारे बिगाड़ जो है लोगों में पैदा हो जाएगा। दूसरी जो बेसिस है फिलॉसफी की, पेसिमिस्टिक कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर, कि आपके हॉब्स ने जो है पेसिमिस्टिक कंसेप्शन ली, मतलब मैन जो है उसके अंदर इनहेरेंट गुडनेस है ही नहीं, ही इज़ बिल्ड टू डू बैड थिंग्स। तो इंसान जो है उसकी एक पेसिमिस्टिक अप्रोच ली, एक कंजर्वेटिव अप्रोच ली हॉब्स ने रिगार्डिंग द ह्यूमन नेचर। उसके बाद बात आती है ऑर्गेनिक व्यू ऑफ द स्टेट, कि जैसे हमारे एंशिएंट फिलोसफर्स ने आपकी स्टेट को एक बॉडी के साथ कंपेयर किया था, मैंने प्लेटो के अंदर भी बताया था कि जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म काम करता है, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, इसी तरह स्टेट होती है, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, और एक इफेक्टिव वर्किंग के लिए एक स्टेट की उसके ऑर्गन्स का, यानी कि उसके इंस्टीट्यूशंस का इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट जो हमारा पॉइंट है हॉब्स का, दैट इज नो रूम फॉर हिस्ट्री एंड रिलीजियस अथॉरिटी। तो हॉब्स ने कह दिया कि कोई रिलीजियस अथॉरिटी जो है वो आपकी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करेगी, रिलीजन इज समथिंग डिफरेंट, एंड ही साइडलाइन द रिलीजियस डॉगमास फ्रॉम द पॉलिटिक्स टोटली। ये 4 मेजर बेसिस बनती हैं, वो सारी बातें जो मैंने आपको बताई, अगर उनको पॉइंट्स में लिखना चाहें तो उसकी बेस के ऊपर। अब यहाँ पर जो है हमारे हॉब्स ने, मैंने आपको बताया कि स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट दिया, स्टेट ऑफ नेचर के बाद इसने ह्यूमन नेचर का कॉन्सेप्ट दिया कि ह्यूमन नेचर क्या है, बेसिकली हमारी ब्रूटल है, नास्टी है, शॉर्ट है, वायलेंट है, वॉरफेयर है, ये सारे बुरे अल्फाज जितने भी आपके जहन में आप लिख सकते हैं। ह्यूमन नेचर, अब देखें कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ, फिर मैं पॉइंट्स को एलैबोरेट कर दूंगा। ह्यूमन नेचर वो वक्त जब एक इंसान दूसरे इंसान से मिला, ह्यूमन नेचर हो गई। उस ह्यूमन नेचर में रिएक्शन क्या था, इंसान क्योंकि अब ह्यूमन की नेचर क्या है, वो ब्रूटल है, नास्टी है, वॉरफेयर है, सारा बुरा बुरा है। तो इसने सोचा जब पहले इंसान को मिला कि मैं इस बंदे को कत्ल कर दूं इससे पहले कि ये मुझे कत्ल करे, मैं इस बंदे के फंडामेंटल राइट्स ले लूं बजाय इसके कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स पहले ले, मैं इस बंदे की प्रॉपर्टी ले लूं बजाय इससे पहले कि ये मेरी प्रॉपर्टी ले, क्योंकि सोच वो थी ना। तो यहां से हमारी स्टेट ऑफ नेचर बनती है कि वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, हर बंदा इस दुनिया के अंदर दूसरे बंदे के साथ जंग में मुलव्विस है, ठीक है। इट्स अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। इसको अगर हम ग्रीक के अंदर ट्रांसलेट करें, जो कि हॉब्स ने यूज किया था, तो बेलम ओमनियम कॉन्ट्रा ओमनेस इज द मैक्सिम यू कैन यूज फॉर द हॉब्स। बेलम BELLMUM, बेलम ओमनियम OMNIUM, बेलम ओमनियम कॉन्ट्रा ओमनेस CONTRA, कॉन्ट्रा OMNES, कॉन्ट्रा ओमनेस। ये 4 वर्ड्स हैं, बेलम ओमनियम कॉन्ट्रा ओमनेस, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तो ये ह्यूमन आपकी स्टेट ऑफ नेचर है। स्टेट ऑफ नेचर क्या है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। व्हाई? क्योंकि ह्यूमन नेचर ब्रूटल, नास्टी। अब यहां पर हॉब्स कहता है कि इंसान का अल्टीमेट जो मकसद है वो पीस को अटेन करना है। वो मैं पॉइंट्स बताऊंगा कैसे वो लेकर चलते हैं अपनी सिक्वेंशियली सारी फिलॉसफी को। इंसान का अल्टीमेट मकसद क्या है, पीस को अटेन करना। अब जब पीस को अटेन करना है तो उसने अपने आप के साथ एक बॉन्डिंग बनानी है, एक सोसाइटी बनानी है। सोसाइटी के बनाने के बाद अपने में से ही उसने एक बंदे को अपने ऊपर एज अ किंग, एज अ रूलर जो है वो नाफिज कर लेना है। जब एज अ रूलर जो है उसको नाफिज कर लेना है तो उसको आपके हॉब्स ने कहा ही शुड वर्क एज अ लेवायथन। लेवायथन बेसिकली क्या होता है, लेवायथन कहते हैं समंदरी अजदहे को, ठीक है। एक ह्यूज क्रिएचर है सारी आपकी फिक्शनल, एक ह्यूज क्रिएचर है जिसके एक हाथ के अंदर जो है हॉब्स ने पकड़ाई तलवार और दूसरे हाथ में पकड़ाया एक रॉड, कि आपका जो लेवायथन है उसके पास प्यार नाम की, रहमदिली नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसने अगर रूल अपना मेंटेन करना है, क्योंकि सोसाइटी क्या है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल,
ह्यूमन नेचर क्या है, इज द ब्रूटल वायलेंट वॉरफेयर किलर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने सोसाइटी के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना तो लिवायथन वाला रूल चाहिए होगा, जो सोसाइटी के को डंडे के जोर के ऊपर या तलवार के जोर के ऊपर, मतलब फेयर के जरिए से आगे लेकर चले। उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना ना करना मेरी जिम्मेदारी, बिकॉज आई एम द रूलर, और अगर किसी ने भी मेरे खिलाफ सर उठाया तो उसका सर जिस्म से जुदा कर दिया जाएगा। कोई किसी तरह के रेवोल्यूशन हम बेयर नहीं करेंगे। तो यहीं से हमारे बाकी पॉइंट्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं कि ह्यूमन नेचर हमने बता दी, ब्रूटल, नास्टी, शॉर्ट, वायलेंट। उसके बाद हमने बता दिया आपके स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर क्या है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, बेलम ओमनियम, कंट्रो ओमनेस। थर्ड हमारा पॉइंट था फंडामेंटल राइट्स कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होंगे। तो हॉब ने कहा कोई फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे सोसाइटी के लोगों को, क्योंकि सोसाइटी ने लेवायथन को बनाया कैसे है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सोसाइटी ने तो अपने सारे फंडामेंटल राइट्स किंग को दे दिए। तो किंग की मर्जी है कि वो फंडामेंटल राइट्स दे या ना दे, और किंग ने अपना रूल मेंटेन करने के लिए, अपनी स्टेट की प्रोटेक्शन को मेंटेन करने के लिए क्या करना है, कोई फंडामेंटल राइट्स सोसाइटी को नहीं देना। पॉइंट नंबर 3। फोर्थ पॉइंट इज रेवोल्यूशन। नो, किसी तरह का रेवोल्यूशन सोसाइटी के अंदर अलाउ नहीं है। जो किंग आपने नाफिज कर दिया है वो ही किंग रहेगा, और यहां पर आप उसको किसी तरह से किसी पॉइंट के ऊपर भी चैलेंज नहीं कर सकते। एंड द लास्ट पॉइंट इज योर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाएगा। तो वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की के मोनार्क होगा और वो ऑल एब्सोल्यूट होगा। सॉवरेनिटी के लेक्चर के अंदर हमने जितनी भी सॉवरन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी वो सारी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ऑल सॉवरन, अनलिमिटेड, एब्सोल्यूट, फॉलो द रूल, लॉ मेकर, रॉ इम्प्लीमेंटर, सब कुछ जो है यहाँ पे जुडिशरी, सब कुछ आपका लेवायथन यानी कि आपका किंग है। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो एब्सोल्यूट मोनार्की है। यहाँ पे एक पॉइंट को विजुअलाइज कीजिएगा कि हमारे जितने भी फिलोसोफर्स हैं हम पढ़ते हैं तो किसी भी फिलोसोफर ने एब्सोल्यूट मोनार्की का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें नहीं विजुअलाइज किया। एब्सोल्यूट मोनार्की का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें हॉब्स ने दिया है। इसलिए याद रखिएगा पॉइंट, एब्सोल्यूट मोनार्की इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मोनार्की, जहां पे कोई किसी किस्म का रहम दिली आपके मोनार्क के अंदर नहीं होता। आपके अरिस्टोटल ने मोनार्की का कॉन्सेप्ट दिया, आपके मैकियावेली ने रिपब्लिकनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, हालांकि द प्रिंस की फॉर्म है, लेकिन वो इलेक्ट कैसे हो रहा है, रिपब्लिकली हो रहा है। उसके बाद आके वो स्टेट की मेंटेनेंस के लिए वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अपनाता है, लेकिन इलेक्ट वो रिपब्लिकली हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हॉब्स है वो कहता है एब्सोल्यूट मोनार्क, किंगशिप का रूल जब चल जाएगा तो उसी को हमने फॉलो अप करना है। आगे जाके डिफरेंट फिलोसफर भी कह देते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्क का कॉन्सेप्ट आपका कोई फिलोसफर आगे आने वाले वक्त के अंदर नहीं देता। अब यहां पे बच्चों ये 5 मेजर चीजें थी, कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्पेंस कर दिया हॉब्स का। दिस इज ऑल अबाउट द हॉब्स। यहां पर अब पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं कि अगर पेपर में वो पूछ लेता है कि ह्यूमन नेचर को कंपेयर करें हॉब्स की विद दैट ऑफ लॉक एंड रूसो, या स्टेट ऑफ नेचर को कंपेयर करें हॉब्स की विद दैट ऑफ लॉक एंड रूसो, तो उसके अंदर क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। तो ह्यूमन नेचर के अंदर जो है आपका जो हॉब्स है वो बात करता है रिगार्डिंग के सबसे पहले आर्टिफिशियल मशीनरी की, कि इंसान जो है वो एक आर्टिफिशियल मशीन है, उसको कोई सोच समझ नहीं है, और ही इन द स्टेट जो है वो आर्टिफिशियल मैन है, यानी कि एक इंसान स्टेट को उसने, क्योंकि मैंने बताया था वो ऑर्गेनिक कंसेप्शन का वो बात करता है। तो यहाँ पे जो स्टेट है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल मैन है, एंड इट इज़ रूल्ड बाय एन आर्टिफिशियल किंग। वाई आर्टिफिशियल किंग, क्योंकि नेचर ने उसको हमारे ऊपर किंग नाफिज नहीं किया, हम खुद से उसको किंग बना रहे हैं, तो आर्टिफिशियल किंग। तो एक आर्टिफिशियल किंग rule an artificial man, and what is in the man is the artificial machine, the citizens, ठीक है। ये सारी बातें करता है। उसके बाद वो बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेंसेशंस की, कि हम इस दुनिया के अंदर जब एग्जिस्ट करते हैं तो हमारी जो सेंसरी जो वर्ल्ड है दैट इज द रियल वर्ल्ड। हम जिस चीज़ को टच करते हैं, जिस चीज़ को स्मेल करते हैं, जिस चीज़ को देखते हैं वही एग्जिस्ट करती है, इसके अलावा कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमने क्या करना है, आपकी जो सेंसुअल वर्ल्ड है उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस रखना है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपको हॉब्स देता है, गुड और बैड को डिफाइन करता है, डिज़ायर और प्लेजर को डिफाइन करता है। वो कहता है कि इंसान के अंदर जो है वो 2 ही ख्वाहिशात हो सकती हैं, या तो वो एपिटाइट, या तो भूखा है, या फिर वो रजा हुआ है। तो एपिटाइट और डिज़ायर एंड अवर्जन, मतलब कि कंटेम्प्रेरी सारे हालात का अवर्ट हो जाना, बदल जाना, तब्दील हो जाना अवर्जन है। तो एक इंसान के अंदर या तो डिज़ायर हो सकती है या अवर्जन हो सकता है, या तो वो डिज़ायरफुल हो सकता है या वो उससे जो है वो बर्खास्त हो सकता है। चौथा पॉइंट के अंदर वो चलते हैं, गुड और बैड की कॉनोटेशन देते हैं कि जिस चीज़ को इंसान पसंद करता है वो उसके लिए गुड है, और जिस चीज़ को इंसान पसंद नहीं करता वो उसके लिए बैड है। अब यहाँ पे लिंक करें इसको अपर पॉइंट के साथ कि जिस चीज़ को इंसान पसंद करता है वो गुड, जिस चीज़ को पसंद करेगा उसी की चाह होगी, उसी की डिज़ायर होगी, तो अल्टीमेटली डिज़ायर इज़ गुड। और एवर्जन,
जो है वो डिसलाइक करता है वर्जन को, तो वर्जन इज़ बैड। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है डिसलाइक एंड लाइक का, गुड और बैड का, इवन के पायसनेस का और इवलनेस का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात करता है हॉब्स आगे जाके कि नेचर ने इंसान को जो है इक्वल बनाया। इक्वल किस बेस के ऊपर बनाया है कि बाज़ इंसान जो है वो सोसाइटी के अंदर इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होते हैं और बाज़ इंसान जो स्टेट के अंदर होते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। तो अगर हम एक रेशो, एक एवरेज निकालें तो हर कॉम के अंदर या हर सोसाइटी के अंदर द रेशो ऑफ मेन हु आर मोर स्ट्रेंथफुल फिजिकली इनटू द रेशो ऑफ मेन हु आर मोर स्ट्रेंथफुल इंटेलेक्चुअली वो बराबर ही आएगी। तो यहाँ पे इंसान को नेचर ने ऑलमोस्ट इक्वल बनाया है। तो यहाँ पे अब हमने इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दे दिया। अब ये 5 जो बातें थी वो बेसिस थी, गुड बैड आ गई, डिज़ायर आ गई, इवल बैडनेस आ गई और आपकी इक्वलिटी आ गई। अब यहाँ पे वो नई चीज़ को जो है बिल्ड करता है थ्रू हिज विद इन हिज ह्यूमन नेचर। वो अब यहाँ पे करता है कि आपकी जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट अभी हमने दिया वो आपको जो है रिजल्टेंट बनता है या वो आपको लेकर चलता है अटेनमेंट ऑफ गोल की तरफ। जब आप फिजिकली स्ट्रेंथफुल हैं तो आप अपने पास कुछ गोल्स रखेंगे कि मैंने रूल करना है या मैंने सिपा सलार बनना है, मैंने अपनी एक ग्लोरिफिकेशन करनी है। या अगर आप इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हैं तो आप कहेंगे मैंने फिलोसोफर बनना है, मैंने कोई फिलोसफी देनी है, मैं इनको इन्वेंशन डिस्कवरी की तरफ जाना है। तो एक डिज़ायर, इनहेरिटेबल डिज़ायर जो है इंसान के अंदर वो पैदा होती है अपने गोल्स को अटेन करने के लिए। अब गोल्स को अटेन क्यों करना है? 3 वजूहात की वजह से कि आप प्लेयर फील कर सको और पेन को अवॉइड कर सको। कि हमने जो प्लेयर और पेन की बात की थी उसके अंदर क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके गोल जो अटेन आप अपने सामने मैन्युफैक्चर करते हो बेस्ड ऑन द योर फिजिकल और योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, अब उसको जब अटेन करना है, क्यों अटेन करना है? टू फील प्लेयर, खुशी हासिल करने के लिए। जब आप गोल्स को अटेन नहीं करते यू फील बैड एंड बैडनेस इज नॉट समथिंग गुड फॉर यू। तो आपने हमेशा प्लेयर को अटेन करना है गोल्स के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपका जो हॉब्स है वो बताता है कि जो इंसान है उसकी जो नेचर है उसके ऊपर अब वो ज़्यादा विजुलाइज करता है कि वो क्यों बुरी है। वो बुरी है क्योंकि इंसान के लड़ने की 3 बड़ी वजूहात हैं। इंसान के लड़ने की 3 बड़ी वजूहात हैं। उनमें से पहली वजह है कंपटीशन, दूसरा है डिफिडेंस एंड थर्ड इज द ग्लोरी। कि कंपटीशन क्या, कि इंसान एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है। जो वो देख रहा है कि दूसरे के पास है वो कहता है मेरे पास भी हो, दिस इज कंपटीशन। कोई तो कंपटीशन में इन्वॉल्व है, ये लड़ाई की जगह बनता है। अगर किसी के पास है वो कहता है मेरे पास क्यों नहीं है, हसद जेलसी आते वो मर्डर कर सकता है, उसके राइट को वायलेट कर सकता है और ये कंपटीशन की वजह से लड़ाई झगड़ा होता है। सेकंड इज द डिफिडेंस, टू गेन समथिंग। ठीक है, डिफिडेंस की बात होती है कि आपने गेन करना है फॉर द सेल्फ सिक्योरिटी, सेफ्टी। मतलब डिफिडेंस का मतलब होता है सेल्फ सिक्योरनेस, कि अपने आप को सिक्योर रखना है, सेफ रखना है। ठीक है, इतना पैसा कमा लेना है, इतना मटेरियलिस्टिक हो जाना है कि कोई भी मेरे तक आए तो मेरे पास बॉडीगार्ड हो, हर चीज़ मेरे पास मौजूद हो। तो डिफिडेंस यानी आपने अपनी सेफ्टी की तरफ जो है वो जाना है। जब एक बंदा दूसरे बंदे को सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये सेफ्टी मेंटेन नहीं रहती तो कॉल होती है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। द थर्ड वन इज ग्लोरी, के इंसान जो है ये ग्लोरिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि मैं ही मैं हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, आई एम समथिंग फॉर गॉड दिस वर्ल्ड, फॉर दिस होल यूनिवर्स, आई एम समथिंग यूनिक फॉर दिस वर्ल्ड। तो अपनी ख्वाहिशात को जब अटेन करना, सक्सेस हासिल करना और उसके ऊपर दूसरों से तारीफ सुनना, ये इंसान को पसंद है। और यही इंसान की कॉल का बायस भी बनता है कि जब वो मटेरियल गेन की तरफ जाता है, किसी दूसरी साथ वाली नेबरिंग स्टेट को फतह करने के लिए चला गया है, जंग में चला गया है, क्यों? फॉर द ग्लोरी, कि भाई इस किंग ने देखो कितनी बड़ी एम्पायर थी, इसकी इतने मुरब्बा मील के ऊपर इसकी एम्पायर थी, ये सारी बातों के लिए जब वो जाता है तो ये ग्लोरिफिकेशन के लिए टेन्योर में जब आपका बंदा आता है तो ये भी आपकी लड़ाई की वजूहत बनता है। तो 3 reasons are there for the call. Number 1 is the competition, second is the diffidence and third one is the glory. अब यहाँ पे जब बात करते हैं तो यहाँ पे वो कहता है कि इंसान जो है इन तीनों कामों में जब इन्वॉल्व होता है, लड़ाई करता है, इन तीनों काम से बचा कैसे जा सकता है कि वो अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स के ऊपर, अपनी इगोइस्टिक कॉल्सम डिज़ायर्स के ऊपर थोड़ा कंट्रोल हासिल करे। और अल्टीमेटली हर बंदा ये चाहता है कि मेरी सेफ्टी हो, मेरी ग्लोरी हो, मेरी। तो यहाँ पे अब पीस का आना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और पीस को अटेन करने के लिए आपको क्या करना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जाना है। इस तरीके से वो सीक्वेंसली अपनी पूरी फिलॉसफी को मेंटेन करते हैं कि वाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ इंपॉर्टेंट और थ्रू ह्यूमन नेचर। और यहाँ पे अल्टीमेटली वो कहता है कि जनाब वाला इंसान अगर नहीं करेगा ऐसे तो इंसान की 5 खसूसियात हैं। ये नोट कर ले, ये हॉब्स की बुक के अंदर 5 खसूसियात लिखी हुई थी ह्यूमन नेचर की। नंबर 1 इज सॉलिटरी, नंबर 2 पुअर, नंबर 3 नास्टी, नंबर 4 ब्रिटिश एंड नंबर 5 इज शॉर्ट। ठीक है, नास्टी, ब्रिटिश, शॉर्ट, solitary and poor. These 5 are the words used by the Thomas Hobbes for the explanation of the human nature.
तो ये सारी बातें थी। अगर वो कहते हैं कि कंपेयर करें ह्यूमन नेचर को विद दैट ऑफ लॉक, तो ये 10 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, 9-10 पॉइंट्स, इन्हीं को कंपेयर कर दीजिएगा लॉक एंड रूजो के साथ, जो आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आपका जो सवाल है ह्यूमन नेचर वाला, दैट वुड बी कंपाइल्ड अप वेरी एफिशिएंटली। उसके बाद बात करता है इन हॉब्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द लॉ एंड द राइट, मतलब व्हाट इज द लॉ, व्हाट इज राइट। तो वो कहते हैं जस्ट एंड लेक्स, लेक्स इज द लॉ, जस्ट इज द राइट, जस्ट नेचुरलिस एंड लेक्स नेचुरलिस, मतलब लॉ ऑफ नेचर एंड नेचुरल राइट्स। सिंपल से वर्ड्स है कि आपकी राइट क्या है, आपकी द राइट इज़ योर लिबर्टी, आपका हक है कि आप कुछ भी कर सकें, अनटिल एंड अनलेस आप किसी और का हक ना मारें, उसकी की लिबर्टी आपके पास मौजूद है। तो जो नेचुरल राइट है वो आपको हक देता है इस बात का, आपको राइट देता है इस बात का कि जो भी आप करना चाहें इस दुनिया के अंदर वो आप कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप किसी दूसरे बंदे के राइट को वायलेट ना करें, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज लेक्स, लेक्स नेचर इज लॉ ऑफ नेचर। लॉ जो है वो हमेशा आपके ऊपर जो है वो इम्पोजिशंस लगाता है, लिमिटेशंस लगाता है। तो आपका सेकंड वर्ड क्या हो गया हमारा, मतलब कि ऑब्लिगेशंस, के लॉ हमें ऑब्लिगेट करता है कि ये काम करना है, ये नहीं करना। ट्रैफिक लाइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस आ गई हमारे ऊपर, रेड सिग्नल, रेड लाइट ऑन होगी तो हमने गाड़ी को ब्रेक लगानी ही लगानी है, ग्रीन है तो फिर हमने चलना ही चलना, तब नहीं रुक सकते। तो व्हाट आर दीज आर द ऑब्लिगेशन। तो लॉज जो है वो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस होते हैं जो हमने हर हालत में परफॉर्म करने ही करने हैं। और जो हमारे पास जस्ट है, दैट इज़ द राइट, वो हमारी लिबर्टी है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस हम किसी के दूसरे के राइट को जो है वायलेट नहीं कर रहे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो आपका बनता है सॉवरेनिटी वाला, कि आपका जो लिवायथन है उसको आपके हॉब्स ने कौन कौन सी खसूसियात दी, क्या क्या पावर्स दी, वो सारी वही हैं मोर और लेस जो हम आपके सॉवरेनिटी लेक्चर नंबर 1 है, आई गेस 2 है, उसके अंदर पढ़ चुके हैं बहुत ही डिटेल के अंदर। उसको एक दफ़ा सुन लें। यहाँ पर जो है मैं सीधा सीधा बातें बता देता हूँ कि अगर वो कहता है कि कंपेयर लिवायथन विद दैट ऑफ लॉक्स किंग एंड द रूजोज जो है सॉवरन, तो उसके अंदर हम बात करेंगे कि सॉवरन इज एब्सोल्यूट, ऑल पावरफुल, सिंगुलर। उसके बाद सॉवरन के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखता सिवाय नेचर के, नेचर हैज़ अ चेक। ये मैंने सारी बातें की हुई हैं सॉवरेनिटी के लेक्चर के अंदर। अच्छा, उसके बाद आपके बाद सॉवरन जो है वो किसी को कोई राइट देना चाहता है तो देगा, नहीं देना चाहता तो नहीं देगा। उसके बाद सॉवरन जो है वो हमारा ऑल पावरफुल है, एब्सोल्यूट है, अनलिमिटेड है, यूनिवर्सल है, मतलब पूरी नेशन जो है वो उसकी बात मानेगी, उसको बिगाड़ नहीं कर सकता। इनएलिएनेबल है, इनडिविजिबल है, अनपनिशेबल है। उसके बाद जो जिम्मेदारियां आती हैं यहाँ पर वो बताता है कि सॉवरन की जो पावर है, जो जिम्मेदारी है वो ये कि अपने स्टेट की हिफाजत करे, लोगों की हिफाजत करे, लेकिन इस हिफाजत करने में ज़रूरी नहीं है कि वो कोई फंडामेंटल राइट उनको दे या ना दे। ये सारी बातें जो हैं वो करता है आपके फीचर्स, दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ द सॉवरन। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट हॉब्स। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हॉब्स किसके अगेंस्ट जो है वो रिवॉल्व अराउंड करता है, अपनी फिलॉसफी को। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया, स्टेट ऑफ नेचर बता दी, ह्यूमन नेचर बता दी। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे लॉक और रूजो के ऊपर भी, बिकॉज वहाँ पर भी जब हम स्टेट ऑफ नेचर को पढ़ेंगे तो यही जो स्टेट ऑफ नेचर मैंने आपको बताई यही है, बस उसकी कंसेप्शन डिफरेंट थी। क्यों? क्योंकि उसके कंटेम्प्रेरी हालात बहुत डिफरेंट थे, सेम एज गोज विद द रूजो। और उसके बाद हमारे यही 5 पॉइंट्स हैं जो हमने लेकर चलने के, स्टेट ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर, उसके बाद रेवोल्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड योर टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो ये 5 जो आपने मैंने आपको बताई कि हॉब्स क्या कहता है, नेक्स्ट के अंदर हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे कि लॉ क्या कहता है, फिर रूजो क्या कहता है, ताकि आपको जो सवाल है वो इफेक्टिवली टेकअप हो सके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसफर हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिपीट कर रहा होता है इन सवालात को कि मुझे सोशल कॉन्ट्रैक्ट बता, क्रिटिकली एनालाइज द सोशल कॉन्ट्रैक्चुअल फिलॉसफीज ऑफ हॉब्स, लॉक एंड रूसो, या तो वो ओवरऑल दे देगा या फिर वो आपको दे सकता है कि जनाब वाला लॉ हॉब्स का जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन नेचर का उसको कंपेयर करें लॉक और रूजो के साथ, या वो आपको बता देगा कि जो हॉब्स का जो कॉन्सेप्ट है आपका स्टेट ऑफ नेचर का उसको कंपेयर करें लॉक और रूजो के स्टेट ऑफ नेचर के साथ। तो बातें यही है जो मैंने आपको आज हॉब्स की बता दी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह लॉक और रूजो को डिस्कस करेंगे ताकि आपका सवाल और आपका जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए। फराज अहमद फ्रॉम NS कॉम्पिटिटिव हब। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।